हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो हमारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, हमने उस पर वीडियो बना दी है। आप जिसने नहीं देखा है पहले चैप्टर 1 की वीडियो देख लेना। तो आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक, पहले हम डिसिप्लिन रिस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स का डिसिप्लिन का पढ़ाएंगे हम आपको। तो जैसे कि आपको पता है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक का क्या नाम है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये क्या है? आपकी बुक का नाम है। तो इसमें जो यूनिट 1 आता है वो है आपका राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। इसका जो चैप्टर नंबर 1 हो चुका है हमारा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकृति और महत्व, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं पहले। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। जहाँ तक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का सवाल है, तो इसके निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान अनुभवक पद्धतियों को रहा है, जिसके द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि राजनीतिक अध्ययन के लिए वैचारिक पद्धति अपनाई जाए, जिसके अंतर्गत सिद्धांत में तथ्यों और मूल्यों पर बल दिया जाए। कि जो उसके तथ्य और मूल्य हैं उस पर क्या करा जाए? उस पर बल दिया जाए। अब हमारा महत्व के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत नौकरशाहों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और अधिवक्ताओं को कानून और संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है। ये समाज की समस्याओं को समझाने और उन्हें हल करने के तरीका पता लगाने में मदद करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो बताता है। तो इसका पॉइंट आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। कुछ प्रारंभिक तत्व। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा बहुत प्राचीन है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इसके अर्थ के साथ जुड़ी है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। इसलिए इसकी प्रकृति के बारे में भी भिन्न भिन्न विचार पाए जाते हैं। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से राजनीतिक चिंतन के 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को शास्त्रीय चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। परंपरावादी विचारकों में मुख्यतः प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, कांट, हेगेल, मॉन्टेस्क्यू, मिल, कॉलमार्क्स के नाम उल्लेख्य हैं कि जिन्होंने परंपरागत विचारक जो अपनाए थे वो ये सब नाम है उन्होंने अपनाए थे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट आता है हमारा वर्णनात्मक अध्ययन। परंपरागत चिंतन के मुख्य विशेषता यह है कि मुख्य वर्णनात्मक है, जिसका अभिप्राय यह है कि इसमें केवल राजनीतिक संस्थाओं और उसके संबंधित समस्याओं का वर्णन मात्र किया जाता है। उस संस्था में सुधार व समस्याओं को दूर करने के लिए कोई सुझाव या समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाता। अतः इस प्रकार का अध्ययन ना तो व्याख्यात्मक था और ना ही विश्लेषणात्मक, मात्र वर्णनात्मक था। कि ना तो इसमें व्याख्या थी कुछ, ना विश्लेषणा थी, सिर्फ क्या था? मात्र वर्णनात्मक। यानी वर्ण के हिसाब से उसको काम किया गया था। सेकंड आता है हमारा समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। परंपरागत लेखकों के द्वारा जिन रचनाओं की रचनाएं की गई हैं उसमें मुख्य उन समस्याओं का वर्णन किया गया है जो कि तत्कालीन समाज में मौजूद थी। अतः इन विद्वानों द्वारा उन समस्याओं के लिए स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश की गई है। प्लेटो ने यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दार्शनिक राज्य की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मैकियावेली ने इटली की तत्कालीन दुर्दशा को देखकर राज्यों को अपने राज्य की विस्तृत तथा मजबूत करने के लिए झूठ, कपट, हत्या, अन्य सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने का अधिकार व आदेश देता है। इसी प्रकार हॉब्स भी अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। इस प्रकार परंपरागत चिंतकों द्वारा मुख्य तत्कालीन समाज में मौजूद समाधान की तरफ ही ध्यान दिया गया है और इनमें ही संबंधित रचना है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा दर्शन, धर्म और नीतिशास्त्र का प्रभाव। परंपरागत चिंतन की एक अन्य विशेषता ये रही है कि वह धर्म और दर्शन में विशेष रूप से प्रभावित रहा है। जो धर्म के हिसाब से चलता है उसमें क्या रहा है? प्रभावित रहा है। उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में इनका कम प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि मध्य युग में ईसाई धर्म ने चिंतकों के चिंतन को बहुत प्रभावित किया है। राज्य और धर्म के झगड़ों में
यूरोप के कई विद्वानों द्वारा धर्म का पक्ष लिया गया है और कहा गया है कि धर्म राज्य से प्रथम या श्रेष्ठ है, कि जो धर्म है वो राज्य से प्रथम है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, धर्म को मिलती है, तथा धर्माधिकारी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और जो धर्म अधिकारी यानी कि जो धर्म का फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको मिलती है धर्म की, वो क्या करता है, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका समर्थन सर्वप्रथम थॉमस एक्विनास द्वारा किया गया। बाद में विलियम ऑकम ने भी इस दृष्टि का प्रतिपादन किया। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन। परंपरागत अध्ययन मुख्यतः कानून द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थानों के अध्ययन तक ही सीमित था तथा संस्थाओं का मास रचनात्मक अध्ययन किया गया था। इन विचारकों द्वारा औपचारिक संस्थानों के बाहर जाकर अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया गया था। लॉस्की और मुनरो आदि जैसे विद्वानों ने भी अपने अध्ययन में संस्थाओं के कानूनी व औपचारिक रूप से ही अध्ययन किया। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। जहाँ तक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का सवाल है तो इसके निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान अनुभवात्मक पद्धति को रहा है, जिनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि राजनीतिक अध्ययन के लिए वैचारिक पद्धति अपनाई जाए। कौन सी पद्धति अपनाई जाए? विचारक पद्धति, जिसके अंतर्गत सिद्धांतों में तथ्यों और मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक जैसी विधाओं से भी खुलकर सहायता ली जाने लगी है। इनके पहले प्रभाव के कारण ही शक्ति प्रभाव, सत्ता, राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक विकास जैसे विभिन्न अवधारणाओं का जन्म हुआ था। किस किस का जन्म हुआ था ये आपको इस लाइन में दे रखा है, देख लीजिएगा आप यहाँ पर। शक्ति सिद्धांत विशेष योगदान चार्ल्स मेरियम और हैरोल्ड लेविसन का रहा है कि वह मोस्का, प्लेटो और रॉबर्ट मिचेलस ने राजनीतिक अभिजन की धारणा को विकसित किया है। डेविड स्टर्न ने भी व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया को निवेश एवं नीतिगत के माध्यम से समझाया है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक संदर्भ में। ऐतिहासिक संदर्भ में कैसे रहा था राजनीतिक सिद्धांत, हम वो पढ़ेंगे। ऐतिहासिकता घटनाओं के अस्तित्व की व्याख्या करने के एक दृष्टिकोण है, जो मतलब घटनाएं उसके अस्तित्व क्या रहा है, घटनाओं को उसकी व्याख्या करने का एक दृष्टिकोण है। विशेष रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं, विचारों या विश्वासों सहित उनके इतिहास का अध्ययन करके अर्थात उस प्रक्रिया का अध्ययन करने द्वारा वे आए। शब्द का व्यापक रूप से दर्शन, नृविज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण के लिए ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रक्रियावाद के रूप में ज्ञात दृष्टिकोण में भी भिन्न का पूरक है, जो एक घटना की व्याख्या करना चाहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सामाजिक रूप इस बारे में तर्क प्रदान करने की कैसे सामाजिक रूप से समाज की संरचना में कुछ कार्यों को पूरा करता है। इसके विपरीत परिघटना को एक पद्धति के रूप में लेने का फिर तर्कसंगत सिद्धांतों से इसके लिए औचित्य प्रदान करने की कोशिश करने के बजाय ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूछता है ये कहाँ से आया और इसका निर्माण किन कारकों के नेतृत्व में किया गया। आधार ऐतिहासिक व्याख्या प्रक्रिया और आकस्मिकता की भूमिका पर जोर देता है कि उसकी प्रक्रिया कैसे हुई, वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वो कहाँ से आया, कहाँ से बना, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता। राजनीतिक विज्ञान के संवृद्धित परिभाषा देना कठिन है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। गार्डन ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान उतनी ही परिभाषा है जितनी राजनीतिक विज्ञान के लेखक हैं, कि राजनीतिक विज्ञान के जितने लेखक हैं उतनी इसकी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं हैं। अब आता है राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस। ये विज्ञान है जो मानव का एक राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली होने के नाते उसके संबंधित राज्यों और सरकारों दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राज्य का भी और सरकार का भी, दोनों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। राजनीतिक विज्ञान में ये तमाम बातें शामिल हैं कि राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संरचना ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन आदि। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अब राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन। राजनीतिक दर्शन शास्त्र, इसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक दर्शन शास्त्र। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में पॉलिटिकल फिलोसॉफी।
या राजनीतिक सिद्धांत सरकार का दार्शनिक अध्ययन है जो सार्वजनिक सरकारों, कर्तव्यों और संस्थाओं की प्रकृति, दायरे और वैधता तथा उनके बीच संबंधों के बारे में प्रश्नों को संबोधित करता है कि उसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं। ये मूल मीमांसा की वह शाखा है जो मानव सामाजिक संस्थाओं, समाज में रह रहे व्यक्तियों की प्रकृति, उसका समाज के साथ संबंध तथा समाज को सर्वप्रथम रूप से कैसे व्यवस्थित करें उसका अध्ययन करती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय, संपत्ति अधिकार, कानून तथा प्राधिकरण द्वारा कानूनों की प्रवर्तन आदि विषयों में संबंधित प्रश्नों पर चिंतन किया जाता है। ये क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है, सरकार का वित्त क्या बनाती है, किन अधिकारों को, स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का सरकार का कर्तव्य है, विधि क्या है, कैसे वह सरकार के प्रति नागरिकों के तथा क्या कर्तव्य है, कब किसी सरकार को उखाड़ फेंकना वैध है इत्यादि। ये सब क्या प्रश्न होते हैं, किस में होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन में होते हैं। प्राचीन काल में सारा व्यवस्थित चिंतन दर्शन के अंतर्गत होता है, अतः सारी विधाएं दर्शन के विचार क्षेत्र में आती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का संबंध मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से है। परंपरागत अध्ययन में चिंतन मूलक पद्धति की प्रधानता थी, जिसमें सभी तत्वों का निरीक्षण तो नहीं किया जाता, परंतु तर्क शक्ति के साथ पर उसके सारे संभावित पक्षों, परस्पर संबंधों, प्रभावों और परिणामों पर विचार किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व का प्रतिपादन करते हुए यूजीन जे महीन ने लिखा है कि अपने आदर्श रूप से सिद्धांत एक निर्माण की प्रक्रिया है तथा एक कला की कृति है। अच्छे सिद्धांत सौंदर्य के वस्तुएं तथा सौंदर्य के मूल्य होते हैं। सौंदर्य की वस्तु होती है और उसके क्या मूल्य होते हैं। उवर, विचारोजक, सरल, उत्पादन व संतोषप्रद राजनीतिक सिद्धांत द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है। इसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांतों का बहुत महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। नंबर 1 आता है हमारा सामाजिक परिवर्तन को समझाने में सहायक। मानव समाज एवं गतिशील संस्था है जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहे हैं। ये परिवर्तन समाज के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों में स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं में विरुद्ध क्रांति हुई अथवा विद्रोह हुआ, उसका मुख्य कारण उस समाज की स्थापित सामाजिक व्यवस्था यानी कि एस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर नई उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। फ्रांस की सन 1789 की क्रांति का उदाहरण हमारे सामने है। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत को एक विचारधारा के रूप में माना है और उसका विचार था कि जब नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी तो फिर संधानीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स ने एक विशेष विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की थी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतियों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए उपयोगिता। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूपों का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे अपने ही सही निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर श्यामलाल वर्मा ने लिखा है कि उनका ये कहना है कि केवल ढोंग या अहंकार ही उन्हें राज सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उसके बिना ही अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक ये बात यह है कि ऐसा करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राज सिद्धांत को काम में लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वास्तविकता का ज्ञान। राजनीतिक सिद्धांतों से हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत अपनी वैज्ञानिक विषय वस्तु के द्वारा अनुशासन में एकरूपता तथा संबंध का विकास करते हैं। इस प्रकार में अनुशासनात्मक स्तर उच्च स्तर बनता है, जिसके अनेक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा समस्याओं में समाधान में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक सिद्धांतों के समाधान से जुड़ा है। एक राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है, उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है, यानी कि जो पहले ग्रहण किया उसको प्रस्तुत करना, यानी कि प्रेजेंटेशन टाइप जो होता है वो, जिनके मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत का बहुत उपयोगिता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा वैज्ञानिक व्याख्या में सहायता।
सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान को सामान्यीकरणों पर आधारित करके राजनीतिक व्यवहार को एक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। ये नवीन क्षेत्र की खोज कर नवीन सिद्धांतों को नियमों करता है। वैज्ञानिक राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर ही भविष्य में घटने वाले घटनाओं और प्राप्त करने वाले परिणामों के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं। 6 पॉइंट आता है हमारा, मानव समाज के प्रगति के लिए आवश्यक। राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज की राजनीति संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति में सहायक होते हैं। इसके द्वारा नवीन तथ्यों का ज्ञान तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में पूर्वानुमान करने में सहायता प्राप्त होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में राजनीतिक सिद्धांत के अधिक उपयोगी है। 7 नंबर आता है हमारा, भविष्य की योजना में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थिति की समालोचना करना ही नहीं है, वरना भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जाए, यानी कि फ्यूचर पे जो डिपेंड होता है वो। उदाहरण प्लेटो के द्वारा अपनी प्रथम और महत्वपूर्ण आदर्शवादी रचना द पब्लिक में न्याय, शिक्षा और समाजवादी सिद्धांतों के साथ साथ अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन आदर्श राज्य की परिकल्पना हेतु किया गया है। इसी प्रकार सकारात्मक उदारवादी चिंतकों के द्वारा न्यायपूर्ण समाज के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है। 8 पॉइंट आता है हमारा, औचित्यपूर्ण सिद्धांत करने, यानी कि औचित्यपूर्ण करना। राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का औचित्य प्रतिपादन करने का कार्य राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। जनता की दृष्टि में शासन प्रणाली व शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाते हैं। विशिष्ट वर्ग प्राय अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने हेतु इसी उपकरण की मदद लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नवीन धारणाओं का विकास, यानी कि न्यू चीज़ों का विकास। सभी समयों पर परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। अब जैसे कि कोविड-19 आया था तो परिस्थिति क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी हमारी। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय के परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे कि न्यू अवधारणाएं आई, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होने लगी। मध्यकालीन युग के बाद बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन व औद्योगिक क्रांति व उदारवाद को सामने लाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म हुआ। उसी प्रकार परंपरागत उदारवादी सिद्धांतों के विरोध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों का उदय और आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास हुआ। अतः ये कहा जा सकता है कि बदलती परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानवीय मूल्यकरण की स्थापना में सहायक संबंधित होता है। जैसे न्यू अब आ रही है, हमारी परिस्थितियाँ आ रही बदल रही हैं, तो क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानवीय का मूल्यांकन होता है। अब 10th पॉइंट आता है हमारा, अनुशासन बनाए रखना, यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखना। राजनीति विज्ञान का एकीकरण, शोध, विभाजन आदि राजनीतिक सिद्धांत पर ही निर्भर करता है, क्योंकि इसमें व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है कि जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम व्यवहार करो उसमें क्या हो, डिसिप्लिन हो। तो गाइस देखिए, हमने बहुत ही शॉर्ट नोट में बनाया था आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपकी बुक में जो हमारे SOL की बुक में वो बहुत ज़्यादा लेंथी दे रखा है, तो हमने शॉर्ट नोट में बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।